गुड मॉर्निंग। आज हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन लास्ट पार्ट 4 कंप्लीट करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं पहले ये देख लेते हैं। पहला टॉपिक हम लोग देखेंगे, इसके अंतर्गत क्या देखेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखेंगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को बेटा हिंदी में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ओके, इलेक्ट्रोड विभव। और इसके बाद हम लोग कवर करेंगे कि कैसे इसकी उत्पत्ति होती है, विभवांतर क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में इसका जेनरेट कैसे होता है ना, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हम इसको कैसे मेज़र करते हैं, है ना, इसका मेज़रमेंट हम कैसे करते हैं ये देखेंगे इन शॉर्ट। हालांकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपके 12th क्लास में भी है, इसलिए देखना ज़रूरी है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ बच्चों आपको बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मज़ा आने वाला है इसको देख करके, समझ करके। इसके आधार पर इसके बहुत सारे जो है एप्लीकेशंस हैं, जिनके आधार पर आप अपने डेली लाइफ की भी बहुत सारी चीज़ों को समझने में सक्षम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट पार्ट है रिडॉक्स रिएक्शन का, जिसके अंतर्गत हम लोग इन टॉपिक्स को जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग लेते हैं किसको, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। ठीक है, कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है, इलेक्ट्रोड क्या होता है ये तो आपको पता ही है कि नहीं पता? नहीं पता है तो भाई पता करना पड़ेगा, है ना। इलेक्ट्रोड क्या होता है, अगर ये नहीं पता है तो पता तो करना पड़ेगा। होता क्या है बेटा कि जब हम किसी भी एक ऐसे छड़ को लें, है ना, एक ऐसा छड़ लें मेटल का, हमेशा क्या लेंगे, मेटल का छड़ लेंगे। ठीक है, और उसको मान लिया आपने जिंक ले लिया, सपोज़ आपने क्या ले लिया, जिंक ले लिया, जिंक की रॉड ली और उसको क्या किया, उसी के किसी सॉल्यूशन में आपने डिप कर दिया, है ना। उसी का कोई सॉल्यूशन है, मान लीजिए आपने जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया। ठीक है, उसी के सॉल्यूशन में जब आप क्या करते हैं, उसको डुबा देते हैं, यानी जब किसी धातु की छड़ को उसी किसी के लवड़ के विलयन में, है ना, उसी धातु के लवड़ के विलयन में डुबा दिया जाता है, तो होता क्या है कि या तो आपका ये रॉड धनावेशित हो जाएगा या आपका ये लिक्विड धनावेशित हो जाएगा। अगर रॉड पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा तो ये निगेटिवली चार्ज्ड होगा, अगर ये निगेटिवली चार्ज्ड होगा तो ये पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये जब धातु की छड़ को हम धातु के लवण के विलयन में डुबोते हैं तो एक चार्ज इन दोनों के बिटवीन उत्पन्न हो जाता है। इसी को अंतर को हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। इसी अंतर को हम विभवांतर या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, और ऐसे इक्विपमेंट को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। ऐसे इक्विपमेंट को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड डिपेंड करेगा कि आपका जो इलेक्ट्रोड है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा या निगेटिवली चार्ज्ड होगा। दो तरह का इलेक्ट्रोड होगा, है ना, या तो पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा या तो निगेटिवली चार्ज्ड होगा। अब ये पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा या निगेटिवली चार्ज्ड होगा, ये विभवांतर कैसा उत्पन्न होगा इस पे डिपेंड करता है ना। तो विभवांतर की उत्पत्ति की जब हम व्याख्या कर रहे हैं तो उसमें हम समझ सकते हैं कि अगर आपका मेटल जो है, दो चीज़ें हैं, एक तो मेटल क्या करता है ना, एक मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को त्याग करके लिक्विड में चला जाता है, और इलेक्ट्रॉन को जैसे ही वो त्यागेगा, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या हो जाएगा बच्चे, धनावेश उत्पन्न हो जाएगा। सपोज n इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो कितने धनावेश उत्पन्न होंगे,
कितने धनावेश उत्पन्न होंगे, n धनावेश उत्पन्न होंगे। ठीक है, तो ये एक प्रवृत्ति तो ये हुई। दूसरी प्रवृत्ति ये हुई कि वो क्या करेगा, लिक्विड में वो उसमें जो धनावेशित फॉर्म में है, लिक्विड में एक्वस फॉर्म में क्या होगा, वो आयनिक फॉर्म में होगा ना। यानी इसमें जो है जिंक वो किस फॉर्म में होगा, यहाँ लिक्विड में किस फॉर्म में होगा, आयनिक फॉर्म में होगा। इसके ऊपर 2 आवेश होता है ना। तो ये क्या करता है, लिक्विड से छड़ पे जाता है। जब लिक्विड से छड़ पे जाएगा तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा। इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण कर लेगा, छड़ पर से ग्रहण करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, n इलेक्ट्रॉन लेकर के न्यूट्रलाइज हो जाएगा, मेटल फॉर्म में बदल जाएगा, है ना। तो ये जो था वो मेटल था, है ना। ये क्या था, मेटल था, जो अपने रॉड पर से, ये क्या था, रॉड पर से, ये रॉड है, ओके, मेटल का रॉड है जो कि सॉल्यूशन में आया। जब सॉल्यूशन में आया बेटा तो किस फॉर्म में आया, आयनिक फॉर्म में आया। तो उसने रॉड को क्या कर दिया, ऋणावेशित कर दिया। ये आयन जो इलेक्ट्रॉन इसने छोड़ा वो कहाँ छोड़ा, रॉड पर छोड़ा। कहाँ छोड़ा, रॉड पे छोड़ा। जब रॉड पर छोड़ा तो ये रॉड कैसा हो गया, ऋणावेशित हो गया। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी जो होती है कि जिसमें धातु क्या करता है, वो एटम आयन इलेक्ट्रॉन छोड़ करके आयनिक फॉर्म में सॉल्यूशन में आता है। धातु का क्षण परमाणु धातु को छोड़कर सॉल्यूशन में आता है, विलयन में आता है। तो जब वो विलयन में आता है तो आयनिक फॉर्म में आता है, और जब वो आयनिक फॉर्म में आएगा तो मेटल है तो इलेक्ट्रॉन छोड़ कर आएगा। इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, कहाँ छोड़ेगा, रॉड पर छोड़ेगा। तो रॉड कैसा हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। रॉड कैसा हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। और इस प्रवृत्ति को हम क्या कहते हैं बेटा, वैद्युत अपघटनी विलयन दाब। क्या कहते हैं, वैद्युत अपघटनी विलयन दाब। वैद्युत अपघटनी विलयन दाब। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन प्रेशर। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन प्रेशर, एक तो यह हुआ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन प्रेशर, जिस वजह से क्या होता है, रॉड से परमाणु आयनिक फॉर्म में सॉल्यूशन में आते हैं और रॉड को ऋणावेशित कर देते हैं, यानी ऋणोद आपका बनता है। दूसरा केस क्या होता है बेटा, कि सॉल्यूशन से आपका आयन जो एक्वस फॉर्म में है, सॉल्यूशन से आपका आयन सॉल्यूशन को छोड़कर कहाँ पहुँचता है, रॉड पर पहुँचता है, और रॉड पे पहुँच कर के वहाँ से ऋणावेश को लेता है और क्या हो जाता है, वहीं पे निक्षेपित हो जाता है। इस क्रिया में धातु आयन धातु से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना धनावेश धातु को दे देता है। क्या करता है, अपना धनावेश धातु को दे देता है। तो जब वो अपना धनावेश धातु को दे देता है बेटा, तो धातु पर क्या हो जाता है, धातु पर यानी रॉड पर, धातु का मतलब रॉड पर, धातु पर क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और यहाँ पे धातु पर क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो जब आपका सॉल्यूशन से रॉड पर निक्षेपण हो रहा है, सॉल्यूशन से रॉड पर क्या हो रहा है, निक्षेपण हो रहा है, तो इस गुण को हम क्या कहेंगे, इस गुण को हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब। परासरण दाब किसका, किसका, आयनों का, क्योंकि आयन जा रहे हैं। ठीक है, आयनों का परासरण दाब, आयनों का परासरण दाब, और धातु का वैद्युत अपघटनी विलयन दाब। तो दो चीज़ें हुई, दो चीज़ें हुई। कौन सी दो चीज़ें हुई, पहला आपका धातु का, पहला आपका धातु का वैद्युत अपघटनी विलयन दाब, और दूसरा क्या है, आयनों का परासरण दाब।
दूसरा क्या है, आयनों का परासरण दाब। आयनों के परासरण दाब की वजह से सॉल्यूशन से आयन कहाँ जाते हैं, धातु के छड़ पर जाते हैं, वहाँ से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और धातु को पॉजिटिवली चार्ज कर देते हैं। इसी तरीके से धातु के वैद्युत अपघटनी विलयन दाब की वजह से मेटल के रॉड से परमाणु कहाँ जाते हैं, सॉल्यूशन में जाते हैं और सॉल्यूशन में जा कर के वहाँ पे धनात्मक आवेश को बढ़ा देते हैं और इलेक्ट्रॉन को कहाँ छोड़ देते हैं, रॉड पर ही छोड़ देते हैं, जिस वजह से रॉड आपका निगेटिवली चार्ज हो जाता है, यानी इलेक्ट्रोड आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड बन जाता है। तो समझ में आया कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड कैसे बनेगा और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कैसे बनेगा। इन दो गुणों की वजह से बनेगा। किन दो गुणों की वजह से बनेगा, धातु के वैद्युत अपघटनी विलयन दाब या आयनों के परासरण दाब। अभी होता क्या है बेटा, इन दोनों में एक साम्य स्थापित होता है। ठीक है, साम्य स्थापित होता है। साम्य का मतलब क्या होता है कि लगातार ये दोनों प्रक्रियाएं होती रहती हैं। अब ये प्रक्रिया में जो प्रक्रिया ज़्यादा होती है वैसा ही आपका इलेक्ट्रोड बन जाता है। ठीक है, समझ में आई बात। तो इस तरीके से ये आपका विभवांतर उत्पन्न होता है और इलेक्ट्रोड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, समझ में आई बात। तो जैसे आपने अभी जिंक का देखा था, तो जिंक क्या करता है, जिंक दूसरे फिगर में मैं आपको समझाती हूँ जिंक कैसे काम करता है। ठीक है, जिंक के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को त्याग करके वो सॉल्यूशन में जाता है। तो जब वो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है बेटा, तो इस रॉड पर क्या हो जाता है, निगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है। ओके, और वो पॉजिटिव चार्ज, एक काउंटर पॉजिटिव चार्ज इसके चारों ओर आकर के बन जाता है। ठीक है, इसको काउंटर पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। ओके, और इसके अंदर ये आपका जिंक है। ठीक, और ये आपका जो है सॉल्यूशन है, जिंक सल्फेट या कोई भी आपका जिंक का सॉल्ट सॉल्यूशन होगा, है ना। तो इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं कि ये जिंक का कोई सॉल्यूशन है। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, किसी सेल से जोड़ देंगे, क्योंकि जब तक हम उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करेंगे तब तक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफॉर्म नहीं होते हैं उस तरीके से। ठीक, तो ये आपका जो है संतुलित कर दे रहा है जिंक की छड़। जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में मान लीजिए भिगोई गई है, डाली गई है, डुबोई गई है, तो साम्यावस्था पर जिंक की छड़ क्या हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है। ठीक है, और जब ऋणावेशित हो जाती है तो उसको बैलेंस करने के लिए उसके चारों ओर एक दूसरा स्तर बनता है जिंक आयन का, धनावेशित का। ठीक है, लेकिन रॉड कैसी होती है, ऋणावेशित होती है। इसी तरीके से अगर हम दूसरे इलेक्ट्रोड की बात करें, लाइक अगर हम दूसरा एलिमेंट को लेते हैं, कॉपर लेके देखिए, तो कॉपर में क्या होता है, परासरण दाब उसका ज़्यादा होता है। अगर हम कॉपर की छड़ को कॉपर सॉल्यूशन में क्या करें, डुबो देते हैं, कॉपर सॉल्यूशन में क्या करते हैं, डुबो देते हैं। कॉपर का सॉल्ट कोई ले लीजिए, जैसे कॉपर सल्फेट ले लेते हैं, उस सॉल्यूशन में अगर हम डुबो देते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से कॉपर जाता है रॉड पर। कॉपर कहाँ जाता है, रॉड पर जाता है, और रॉड पे जाके क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। जब इलेक्ट्रॉन को वो ले लेगा तो अपना धनावेश क्या कर देगा, रॉड को दे देगा। अपना धनावेश क्या कर देगा, रॉड को दे देगा। जब रॉड धनावेशित हो जाएगा तो इस पर एक काउंटर क्या बनेगा, ऋणावेश बनेगा। किसका बनेगा, सल्फेट आयन का बनेगा, क्योंकि इसमें ऋणावेश कौन है, सल्फेट आयन है। तो इस तरीके से बेटा ये आपका धनोद तैयार हो जाता है। ठीक है, समझ में आई बात। तो इस तरह से आपका डिपेंड करता है कि छड़ से आयन सॉल्यूशन में जा रहा है या सॉल्यूशन से आयन छड़ पे आकर निक्षेपित हो रहा है। ठीक है, यानी अगर आपका कंडीशन ऐसा हो रहा है कि जिंक छड़ से जा रहा है और जिंक सॉल्यूशन में जा कर के आयन बना दे रहा है और इलेक्ट्रॉन निक्षेपित यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर क्या कर रहा है,
इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है और आकर के निक्षेपित हो जा रहा है रॉड पर। तो इसको हम क्या, यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ सॉलिड लिख दीजिए, यहाँ एक्वस लिख दीजिए, यहाँ एक्वस लिख दीजिए क्योंकि सॉल्यूशन में है, और यहाँ सॉलिड हो जाएगा क्योंकि निक्षेपित हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यानी आपका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चे आपका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। किसकी बात करेंगे, धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव। धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो हमें पता ही है, लेकिन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम कैसे निकालेंगे, है ना। उसको निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, एक ऐसा इलेक्ट्रोड लेना होगा जो कि न्यूट्रल हो, और जो न्यूट्रल हो स्टैंडर्ड हो, है ना। तो उसके सापेक्ष ही हम किसी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात करते हैं। यानी किसी धातु की छड़ को उसके एनटीपी पर 25 डिग्री सेल्सियस पर 1 मोलर धातु आयन की सांद्रता विलयन में डुबाने पर उसके अंदर जो विलयन और धातु के छड़ के बीच जो विभवांतर बेटा उत्पन्न होता है ना। आप जान रहे हैं कि जब हम छड़ को क्या करते हैं, उसके सॉल्यूशन में डुबो देते हैं, तो डुबोने के बाद जो ये यहाँ पर विभवांतर उत्पन्न होता है, इसी विभवांतर को हम धातु का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल करते हैं। अब ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यदि 25 डिग्री सेल्सियस पर लिया जा रहा है और उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी है, 1 मोलर है, तो ऐसे कंडीशंस में हमारा जो E0 यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसको हम E0 से इंडिकेट करते हैं, ये क्या होगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। ये कैसा होगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो ये किसको लिया जाता है, हमेशा ही हाइड्रोजन को लिया जाता है एज ए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्योंकि इसका मान कितना होता है, 0 होता है। अब हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कैसे किसी चीज़ का नापेंगे, मेज़रमेंट कैसे करेंगे। ठीक है, मेज़रमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मेज़रमेंट हम कैसे करेंगे। तो किसी भी सेल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है बेटा, वो ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है। ठीक है, अगर हमको एक का मान हम स्टैंडर्ड ले लें, तो जो दूसरे का मान होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, उस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जब भी हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं तो उसमें एक आपको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यूज कर लिया जाता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ठीक है, वो कितना है बेटा, वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, वो +-0.0000 वोल्ट माना गया है, कैलकुलेट किया गया है। अगर उसकी सांद्रता कितनी ली गई है, 1 मोलर सांद्रता ली गई है 25 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये पाया गया है कि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड है वह कैसा है, तो गैस इलेक्ट्रोड होता है, पता ही है आपको, उसका मान कितना होता है, +-0.0000 वोल्ट होता है। तो अब ये ऑक्सीडेशन फॉर्म में लिया जाए या रिडक्शन फॉर्म में लिया जाए, दोनों ही परिस्थिति में इसका मान कितना होता है, 000 ही होगा। प्लस माइनस का मतलब ही यही हुआ कि ऑक्सीडेशन होगा तो भी, रिडक्शन होगा तो भी, किसी के सापेक्ष ये ऑक्सीडेशन शो करेगा, किसी के सापेक्ष ये रिडक्शन शो करेगा। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इस सेल का स्ट्रक्चर देखिए कैसा होता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड का। इसमें हम प्लैटिनम की छड़ को प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसमें हाइड्रोजन गैस डाली जाती है, सिंपल सा स्ट्रक्चर है इसका। सॉरी,
थोड़ा सा गड़बड़ फिगर बन रहा है। ठीक है बेटा, आप लोग भी फिगर बनाइएगा ज़रूर से, फिगर बहुत ज़रूरी होता है, फिगर ज़रूर बनाइएगा। ठीक है, बहुत सुंदर फिगर नहीं बन रहा है। ये प्लेटिनम की आपकी प्लेट है, प्लेटिनम की प्लेट होती है, और यहाँ से आपका बेटा एक आउटलेट होता है, इनलेट कह सकते हैं। यहाँ से हाइड्रोजन गैस जो है वो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर 25 डिग्री सेल्सियस पर डाली जाती है, और इसको क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, और इसके अंदर जो है, अब देखिए रिएक्शंस कैसे होते हैं, इसको कैसे प्रदर्शित किया जाता है प्लेटिनम की छड़ को। इसमें जो सॉल्यूशन होगा वो हाइड्रोजन का कोई सॉल्ट होगा, जैसे H2SO4, HCl कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें मोलर हाइड्रोजन होगा। कैसा हाइड्रोजन होगा, 1 मोलर। ठीक है, मोलर हाइड्रोजन मतलब 1 मोलर। इसको प्रदर्शित कैसे करेंगे, प्लैटिनम की इलेक्ट्रोड है जिसमें हाइड्रोजन गैस डाला गया, और आयन कैसा है, एक्वस फॉर्म में हाइड्रोजन आयन है। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से युग्म प्रदर्शित करते हैं। ये कैसा है, हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोजन आयन युग्म है। अब यहीं पे अगर हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोजन गैस युग्म प्रदर्शित करना हो तो हम इसको उल्टा कर देंगे, H ठीक है, ऐसे कर देंगे। तो किसी के साथ ये एनोड का काम करता है और किसी के साथ ये कैथोड का काम करता है। ठीक है, तो अब क्या करना है, जिसका भी आपको निकालना है उस हाफ सेल के साथ इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और जोड़ करके एक वोल्टामीटर लगा देंगे, और वोल्टामीटर से विभवांतर ज्ञात कर लेंगे। ज्ञात करके आपको पता चल जाएगा कि इसका आपका जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है, किसका, जिस सेल का आप ज्ञात करना चाहते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन का तो ज़ीरो ही है, हाइड्रोजन का तो ज़ीरो ही है। तो जैसे आपने इधर आपने एक तरफ जिंक इलेक्ट्रोड ले लिया, एक तरफ आपने क्या ले लिया, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले लिया, और दोनों को सॉल्ट ब्रिज से जोड़ दिया। सॉल्ट ब्रिज का काम पता है आपको, सॉल्ट ब्रिज का काम क्या होता है ना, सॉल्ट को बैलेंस रखना, है ना। तो इधर आपने इसको ले लिया, इधर आपने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को ले लिया। ठीक है, और आपने क्या किया, इन दोनों को एक वोल्टमीटर से क्या किया, जोड़ दिया। ठीक है, तो इधर आप जिसका जिंक का लिए हैं और इधर आपने हाइड्रोजन का लिया है ना, तो इधर आप जिंक का सेल लिखेंगे, है ना। ठीक है, जिंक सॉलिड फॉर्म में है, 2 लाइन खींचते हैं, उसके बाद जिंक कहाँ गया, अपने सॉल्यूशन में गया, तो उसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हुआ, एक्वस कर दिया आपने। ठीक है, और फिर एक लाइन खींची बड़ी, और उसके बाद आपने क्या किया, हाइड्रोजन आयन को शो किया एक्वस फॉर्म में। ठीक है, और फिर डबल लाइन शो किया, और हाइड्रोजन गैस हो गया प्लैटिनम रॉड के साथ। ठीक है, तो ये आपका सेल का प्रदर्शन है कि सेल को हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, है ना। यहाँ पर ये आपका कैथोड का काम कर रहा है, और ये आपका एनोड का काम कर रहा है। ठीक है, और ई कैथोड माइनस एनोड, ई सेल अगर आप निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ई सेल बराबर आप कैसे निकालेंगे, ई सेल इज इक्वस टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है, तो इसका मान अगर आप निकाल रहे हैं तो कितना आ रहा है, 0.6, तो इसको क्या कहेंगे, 0.76 आ रहा है, 0.76। तो जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना आया, जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना आया, E0 ऑफ जिंक इज इक्वस टू 0.76 वोल्ट।
ठीक है, समझ में आई बात। इसके बाद आइए बात करते हैं कि हम कैसे इसकी चिन्ह परिपाटी को समझेंगे। ठीक है, अब आइए बच्चों बात करते हैं चिन्ह परिपाटी की, साइन कन्वेंशन। या चिन्ह परिपाटी। ठीक है, जानते हैं कि इसमें जब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं तो एक तो आपका इलेक्ट्रोड होता है जिसका आपको क्या करना होता है, निकालना होता है। एक तो आपका इलेक्ट्रोड होगा कोई भी मेटल, और दूसरा कौन होगा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होगा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि अगर ये एनोड का काम करेगा तो ये किसका काम करेगा, कैथोड का काम करेगा। और अगर आपका मेटल जो है कैथोड का काम कर रहा है, मेटल अगर कैथोड का काम करेगा तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसा काम करेगा, एनोड का काम करेगा। ठीक है, स्टैंडर्ड इसीलिए इसे कहा गया है क्योंकि इसका ज़ीरो होता है और ये दोनों ही परिस्थिति में काम करता है, एनोड के साथ कैथोड जैसा और कैथोड के साथ एनोड जैसा। ठीक है, अब गैल्वेनी सेल के बारे में आप पहले से जानते हैं, है ना, इसलिए बहुत बताने की ज़रूरत नहीं है। आपका वोल्टामीटर में मान आ गया, ये भी समझ में आ गया। सेल लिखते समय सेल स्ट्रक्चर में हमेशा लेफ़्ट साइड में हम एनोड लिखते हैं और राइट साइड में हम कैथोड को लिखते हैं, ये भी पता है। ई सेल को निकालने के लिए हमें इस फॉर्मूला की ज़रूरत पड़ती है, ये भी पता है। ठीक है, अब देखिए कि कैसे हम साइन कन्वेंशन समझते हैं। ठीक है, सपोज़ कि अभी आपने जिंक को देखा। ठीक है, अब मैं पूरा सेल नहीं बता रही हूँ, सिर्फ इलेक्ट्रोड बुला के बता रही हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए ये आपका जिंक का रॉड है। ठीक है, तो जिंक की आदत क्या है, जिंक क्या करता है, रॉड को छोड़ करके सॉल्यूशन में जाता है, रॉड को छोड़ करके सॉल्यूशन में जाता है और रॉड को निगेटिवली चार्ज कर देता है, यानी ऋण आवेश उत्पन्न कर देता है, यानी एनोड बनाता है। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो कैसा हो जाएगा, कैथोड की तरह काम करेगा। अब अगर ये कैथोड की तरह काम करेगा तो इसका मतलब क्या होगा कि ये लिक्विड एक्वस में से क्या करेगा, रॉड पर आएगा और निक्षेपित होकर के क्या हो जाएगा, H2 के फॉर्म में हो जाएगा प्लेटिनम रॉड पर। ठीक है, ये आपकी प्लेटिनम की रॉड होगी और ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और इसको जोड़ दिया गया है। इसको क्या कर दिया गया है, इलेक्ट्रोल ये इससे जोड़ दे करके सेल बना दिया गया है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो अब कहाँ से कहाँ की ओर हो रहा है, यहाँ से यहाँ की ओर हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहाँ से यहाँ की ओर, यहाँ से मतलब नेगेटिव पोल से पॉजिटिव पोल की ओर हो रहा है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम कॉपर का रॉड ले लेते हैं, ठीक है, तो कॉपर क्या करता है, वो सॉल्यूशन से, कॉपर क्या करता है, वो सॉल्यूशन से रॉड पर जाके एक्यूमुलेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है। जब रिडक्शन कर रहा है तो यानी ये कैसा रोल प्ले कर रहा है, कैथोड का रोल प्ले कर रहा है, यानी ये पॉजिटिव पोल बनाएगा। अब जब ये पॉजिटिव पोल बनाएगा तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो आपके पास पड़ा हुआ है वो क्या हो जाएगा, एनोड का काम करेगा। यानी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, प्लेटिनम से मुक्त होगा हाइड्रोजन आयन, कहाँ, सॉल्यूशन के अंदर, और यहाँ पर नेगेटिव पोल बना देगा। ठीक, और यहाँ इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से किसकी ओर हो जाएगा, कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए कि इस तरीके से आपका जो है सेल का से बनावट होता है और इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। करंट का फ्लो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट होता है। और आपका साइन कन्वेंशन जब बनाना होता है तो पहले आप एनोड को लिखते हैं, फिर आप कैथोड को लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की।
बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है क्या? जब हम विभिन्न धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव के सहायता से इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर लेते हैं तो हम उनकी एक श्रेणी बनाते हैं। उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एक तो होता है आपका ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और दूसरा होता है रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हम रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। मानक अपचयन विभव, मानक अपचयन विभव, हम सभी का मानक अपचयन विभव ही लेते हैं। ठीक है, मानक अपचयन विभव यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इसको लेते हुए उसको क्या करते हैं, एक सीरीज़ में ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम एक सीरीज़ बनाते हैं और हम इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या करते हैं, मानक रिडक्शन पोटेंशियल को उसके बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं, बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं। ठीक है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब हम रख देते हैं तो हमको एक सीरीज़ मिलता है, एक श्रेणी मिलती है, एक श्रृंखला मिलती है। ठीक है, तो इसी श्रृंखला को हम क्या कहते हैं बेटा, इसी श्रृंखला को हम कहते हैं वैद्युत रासायनिक श्रेणी, वैद्युत रासायनिक श्रेणी, इस श्रृंखला को हम कहते हैं। और इस श्रृंखला के आधार पे हम ये बता सकते हैं कि ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, ध्यान रखिएगा, ऊपर से नीचे की ओर जाने पर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है। अर्थात ऊपर से नीचे की ओर जाने पर मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की, मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन को क्या करने की, डोनेट करने की, मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की जो प्रवृत्ति होती है, त्याग करने की जो प्रवृत्ति होती है वो घटती है, वो कम होती है। ठीक है, वो कम होती है। तो जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की प्रवृत्ति कम होगी यानी वह ऑक्सीकृत कैसा होगा, कम ऑक्सीकृत होगा। वो ऑक्सीकृत कैसे होगा, कम ऑक्सीकृत होगा, क्योंकि डोनेट करने की प्रवृत्ति घटेगी तो कम ऑक्सीकृत होगा। और वो फिर कैसा अपचायक होगा, दुर्बल अपचायक होगा। कैसा अपचायक होगा, दुर्बल अपचायक होगा। यानी ऊपर, जितना ऊपर है वो उतना प्रबल अपचायक है, जितना ऊपर है उतना प्रबल अपचायक है, और जितना नीचे है उतना दुर्बल अपचायक है। अपचायक के रूप में याद कर लीजिए, और ऑक्सीकारक इसका उल्टा होगा। जो प्रबल अपचायक है वो दुर्बल ऑक्सीकारक होगा, और जो दुर्बल ऑक्सीकारक है वो प्रबल अपचायक होगा। ठीक है, तो इस तरीके से श्रेणी के अंदर इस चीज़ को समझना होगा आपको, और उसके आधार पे आप बहुत सारे एप्लीकेशन उसके देख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। यानी श्रेणी में ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घटती है, तो यानी ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति घटती है, यानी अपचयित होने की प्रवृत्ति बढ़ती है, यानी अपचयन की प्रवृत्ति, अपचयन की प्रवृत्ति क्या होगी, बढ़ती है। ऑक्सीकरण की प्रवृत्ति घटती है, ऑक्सीकरण की प्रवृत्ति घटती है। ठीक है, क्यों घटती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घटती है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घटती है। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घटेगी तो ऑक्सीकरण की प्रवृत्ति घटेगी, ऑक्सीकरण की प्रवृत्ति घटेगी यानी अपचयन की प्रवृत्ति बढ़ेगी। ठीक है, वैद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे आने पर। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए हम वैद्युत रासायनिक श्रेणी को याद कैसे करेंगे। उसके लिए एक बहुत सारे न्यूमेरिक्स आपको मिल जाएंगे
ऑनलाइन भी आप देख सकते हैं। मैंने कुछ सिंपल सा बना के रखा है आपके लिए, ठीक है। और उसको मैं नेक्स्ट पेज पे ले रही हूँ क्योंकि शायद इस पेज पे आए ना, ठीक है। तो मैंने जो बनाया है शायद आपको पसंद आए। लिटिल किंग बेरियम स्ट्रॉन्शियम कैन नॉट मैनेज ऑल magenta zebra crossing iron कॉपर निकल सुनो लेड है ह्यूज लाइक सिल्वर प्लैटिनम एंड गोल्ड, ठीक है। अब इसको देखिए, लिटिल से आपका हो जाएगा लिथियम, किंग से कैलियम यानी पोटेशियम, बेरियम जस्ट लाइक बेरियम, स्ट्रॉन्शियम जस्ट लाइक स्ट्रॉन्शियम, कैन से हो गया कैल्शियम, नॉट से हो गया सोडियम, मैनेज से हो गया मैग्नीशियम, ऑल से हो गया एल्यूमिनियम, मजंटा से हो गया मैग्नीज, जिंक जेब्रा से हो गया, क्रॉसिंग से हो गया क्रोमियम, आयरन को आप जानते हैं कॉपर सेम, निकल सेम, मैंने ज़्यादातर सेम इसलिए रखा ताकि याद करना आसान हो। सुनो से हो गया आपका टीन, लेड को आप जानते हैं पीबी, है से हो गया हाइड्रोजन, ह्यूज से हो गया मरकरी, ह्यूज कैसा है जैसे कि सिल्वर प्लैटिनम, और गोल्ड का हो गया एयू, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या कर लेना है, याद कर लेना है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को, ठीक है। अब इसको आयनाइज फॉर्म में लिखना है, तो चूँकि रिडक्शन पोटेंशियल है तो रिडक्शन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। यानी ये क्या करेगा, जैसे मान लीजिए लिथियम है तो लिथियम एक्वस फॉर्म में होगा, किस फॉर्म में होगा, एक्वस फॉर्म में होगा, इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और ये फिर क्या हो जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी इसका मान आएगा वो कितना है, -3.04, ये सबसे हाईएस्ट जो है रिड्यूसिंग पावर वाला होता है, सबसे बड़ा रिडक्टेंट, सबसे स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट होता है क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है, ठीक है। तो इस तरीके से आप आराम से याद कर सकते हैं कि लिटिल किंग बेरियम स्ट्रॉन्शियम कैन नॉट मैनेज ऑल मजेंटा ज़ेब्रा क्रॉसिंग, आयरन कॉपर निकल सुनो, लेड है ह्यूज लाइक सिल्वर प्लैटिनम एंड गोल्ड, ठीक है। तो ये आपके मेन एलिमेंट हैं जिनको आप याद कर सकते हैं। बाकी अगर आपके पास कोई दूसरी न्यूमेरिक्स है तो आप उससे भी याद कर सकते हैं। इसके अलावा इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं ये आप नोट कर लेंगे और ज़रूर से याद कर लेंगे कि आपके जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है उसका विशेष लक्षण क्या है। ये आपका मुख्य लक्षण एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है बेटा, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, आपको पूछा जाता है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ वैद्युत रासायनिक श्रेणी, है ना। तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी का पहला फीचर तो यही है
कि किसी इलेक्ट्रोड के मानक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को यहाँ पर अपचयन विभव के रूप में ऋणात्मक चिन्ह से धनात्मक चिन्ह की ओर प्रदर्शित किया जाता है। ये ऊपर से नीचे की ओर क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम में रखे गए हैं और बीच में सब हाइड्रोजन है, जिसका आपका हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका जो है वो ज़ीरो है ना। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, 0 वोल्ट है। तो जब 0 वोल्ट है तो ये जो धातुएं हाइड्रोजन गैस से अधिक प्रबल अपचायक हैं वो वैद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर रखी गई हैं, और जो उससे कम अपचायक हैं वो हाइड्रोजन के नीचे रखी गई हैं। ठीक है, यानी हर ऊपर वाला अपने नीचे वाले को विस्थापित कर सकता है। जो धातुएं हाइड्रोजन गैस से दुर्बल अपचायक हैं वे वैद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन गैस के नीचे रखी गई हैं। ठीक है, तथा इनका जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष मानक अपचयन विभव है उनका चिन्ह कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। नीचे वालों का पॉजिटिव होगा और इनके ऊपर वालों का क्या होगा, नेगेटिव होगा, है ना। ये हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकते हैं पर ये हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसके जो जितने भी एप्लीकेशन हैं धातुओं की सक्रियता, है ना। सबसे पहला क्या है, केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल ये एप्लीकेशंस में आ जाएगा। एप्लीकेशंस में पहला है धातुओं की रासायनिक सक्रियता, यानी कौन सा धातु रासायनिक रूप से ज़्यादा सक्रिय है, इस बात की जो जानकारी है वो हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पता चल सकती है। वैद्युत रासायनिक श्रेणी में धातु की रासायनिक सक्रियता यानी ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति ऊपर से नीचे की ओर घटती है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, जितना ज़्यादा जिसका भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना नेगेटिव होगा वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, सक्रिय होगा। अगर घटते हुए क्रम में रखना है ना, तो जितना ज़्यादा आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा, या कह सकते हैं जितना कम होगा, या कह सकते हैं जितना कम होगा, वह उतना ही ज़्यादा क्या होगा, सक्रिय होगा, उसकी सक्रियता उतनी ही ज़्यादा होगी। जैसे मान लीजिए आपके पास 4 मेटल हैं A, B, C और D। ठीक है, और ABCD के जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कितने हैं, +0.40 -0.54, इसका है 0.14 और इसका है -1.36 वोल्ट। ठीक है, तो आप देखिए सबसे ज़्यादा नेगेटिव किसका है, डी का है, तो सबसे ज़्यादा एक्टिव कौन होगा, डी होगा, देन आपका बी होगा, देन आपका सी होगा, देन आपका ए होगा। तो सक्रियता कैसे घट रही है, सक्रियता घटने का क्रम ये है, सक्रियता घट रही है, सक्रियता घट रही है, यानी ये मोर एक्टिव है, देन ये है, देन ये है, देन ये है ना। इसका -1.36 है, इसका -0.54 है। ठीक है, इसका +0.14 है और इसका +0.40 है। ठीक है, 0.40 है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा उतना कम सक्रिय होगा और जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा उतना ज़्यादा सक्रिय होगा। ठीक है, तो धातु की सक्रियता हम इस तरीके से देखेंगे। इसके अलावा धातुओं के धन विद्युतीय लक्षण को भी हम बता सकते हैं। सेम चीज़ है, सक्रियता और धन विद्युतीय लक्षण को आप एक ही तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा प्रबल धन विद्युती कौन है, साधारण धन विद्युती कौन है, क्षण धन विद्युती कौन है, ये भी हम उसी आधार पे बताएंगे। किस आधार पे, जो जितना ज़्यादा नेगेटिवली रिडक्शन पोटेंशियल रखेगा वो उतना ज़्यादा कैसा होगा, प्रबल धनावेशित होगा, प्रबल धन विद्युतीय तत्व होगा, वो उतना आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा,
त्यागेगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, विस्थापन अभिक्रियाओं को भी हम देख सकते हैं कि कौन सी तत्व किस तत्व को विस्थापित कर सकते हैं। इसी तरह अपचायक क्षमता या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं के होने की संभावना। तो ये सारे एप्लीकेशंस हैं बेटा, जिनको आप लोग ज़रूर से नोट कर लीजिएगा और इसके आधार पे आपको क्वेश्चंस बनते हैं तो वो आप प्रैक्टिस करिएगा। जो भी होगा वो ग्रुप में हम लोग प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दिस इज़ अबाउट योर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ और इसके बाद हम लोग नया चैप्टर लेंगे। ठीक है।